गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं स्पेशल टीचर ब्रजेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास। उसका लेसन नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसा कि पाठ का नाम ही है पृथ्वी की गतियाँ, तो आज हम जानेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस प्रकार गति करती है। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। नंबर एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन। और एक जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा। जैसा मैं ये आपको ग्लोब के माध्यम से बताता हूँ। ये है पृथ्वी का अक्ष। तो यहाँ पर पृथ्वी घूमती है इस प्रकार से, तो इसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ये 24 घंटे में 24 घंटे में अपना पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। और जब ये इस प्रकार से घूमते घूमते और सूर्य के चारों तरफ जो इस प्रकार से चक्कर लगाती है, तो वो एक चक्कर होता है 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाना, जिसको हम एक वर्ष भी मानते हैं अपना पृथ्वी का। तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। तो ये दो प्रकार की गति हमारी पृथ्वी करती है, घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है, सूर्य से। यानी हमें जो भी प्रकाश प्राप्त होता है वो सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो पृथ्वी का आकार किसके समान है, एक गोले के समान है। ठीक है। इसलिए इसमें एक समय में सिर्फ एक भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। जैसा कि देखने में लग रहा है कि ये गोले के समान है, तो चूंकि सूर्य का जो प्रकाश अगर मान लो इधर से पड़ेगा तो वो इतने ही एरिया पर पड़ेगा जितने उसके सामने है, बाकी जो वह उस पर अंधेरा रहेगा। लेकिन चूंकि पृथ्वी घूमती रहती है तो ये प्रकाश सभी जगह जाता है और दिन रात का जो अंतर है वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और ये भी आपको पता ही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है और सूर्य के चारों तरफ कितना 365 दिन में लगाती है। वो 365 दिन ही होता, जबकि वो जो एक्चुअल है वो होता है कितना, 365 सही 1/4। इतने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लेकिन हम लोग एक वर्ष में कितना 365 दिन का ही दिन मानते हैं। और सुविधा के लिए जो 6 घंटे होते हैं उसको हम नहीं जोड़ते, यानी कि हमारा जो एक वर्ष है वो कितने दिन का होता है, 365 दिन और 6 घंटे का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 वर्षों में जो बाकी बचे हुए वर्षों के घंटे, जैसे मान लिया 365 दिन का ये साल है, 365 दिन का अगला साल है और 365 दिन का ही हमने अगला साल माना। तो इन तीनों का मिला के कितना हो गया, 6 घंटे, 6 18। लेकिन जैसे ही चौथा साल आएगा तो 6 घंटे उसके भी अगर जोड़ दे तो कितने हो गए, 24 घंटे। यानी 24 घंटे का हमारा एक पूरा दिन होता है। तो जो हमारा चौथा साल होता है हम उसमें जोड़ देते हैं 24 घंटे को, तो वो जो हमारा चौथा साल है वो हो जाता है 366 दिन का, जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं। और फरवरी आपने देखा होगा हर चौथे साल में 29 दिन की होती है। वैसे हमारा 28 दिन का महीना फरवरी का माना जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में कितनी 4 ऋतुएं होती हैं, जिन्हें हमने किस में बांटा है, गर्मी, सर्दी, बसंत और
शरद ऋतु। तो ये ऋतु का जो परिवर्तन है वो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी का की जो स्थिति है उसके परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध जो हमारा होता है पृथ्वी का, वो सूर्य की तरफ झुका होता है। तो क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में हमें अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। और ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो इसलिए जो हमारा ये उत्तरी ध्रुव जो साइड, ये मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा इसका। जैसे ये है, इस प्रकार ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्योंकि 21 जून को क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पे, उत्तरी गोलार्ध पर। ये तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो उस तापमान अधिक प्राप्त होता है। इसलिए क्या होता है, इस ये जो हमारा इलाका है उत्तरी गोलार्ध, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है और रात छोटी होती है। ऐसे ही जब सूर्य 21 जून के बाद और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो फिर शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और ठीक है, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ऐसे ही 23 सितंबर को बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी जो गोलार्ध है, और जब 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और फिर 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है, नहीं सबसे छोटा दिन होता है, जब सूर्य का वो किस में होता है, दक्षिण अयनांत में होता है, यानी दक्षिणायन में होता है। उसके बाद फिर से जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारा पृथ्वी की परिक्रमण के कारण जो है ये हमारे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक है। स्टार्ट। अब हम जानते हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या है? तो बच्चों, जैसे हमने पीछे आपको बताया कि ग्लोब के बारे में काफ़ी जानकारी दी, ग्लोब में कैसे क्या होता है, कौन सी रेखाएं कर्क होती है, कौन सी मकर होती हैं, या उत्तरी अक्षांश या फिर देशांतर रेखाएं, और कुछ अन्य बातें थी जो बताई थी। अब हम बात करते हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या होता है? तो इसमें क्या है, क्योंकि ग्लोब में जो हमारे अध्ययन की सीमाएं हैं वो सीमित होती हैं, लेकिन जब हम अपने पृथ्वी के किसी भाग, जैसे अपने देश, राज्य, शहर या फिर गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए मानचित्र ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, ठीक है। तो मानचित्र में क्या होता है, इसमें पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी, इस प्रकार से जो चपटी सतह है उस पर खींचा गया एक चित्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र हो, ठीक है। लेकिन क्या है, जो एक हमारी गोलाकार सतह है उसको पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, जैसा कि हमारा ग्लोब में होता है। तो मानचित्र जो होता है वो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे तब एक एटलस बन जाता है, ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ मानचित्र भौतिक होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं, कुछ थीमेटिक होते हैं। तो उसमें से जो हमारे भौतिक मानचित्र होते हैं उसमें जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, जो इस प्रकार की चीज़ें हैं उनको दर्शाने के लिए
हम किसका प्रयोग करते हैं? भौतिक मानचित्र का। इसके अलावा हमारे जो दूसरे तरीके के मानचित्र होते हैं उनको एक होते हैं राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरे हमारे होते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वे होते हैं जिनमें जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है। मानचित्र के मुख्य 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा तथा प्रतीक। इन्हीं के आधार पर मानचित्र तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले दूरी का बताते हैं। दूरी में क्या है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक लगे या वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। स्टार्ट। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके विद्यालय और आपके घर की जो दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर है, हमने मान लिया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मानचित्र तो हम एक छोटे से जो कागज का या मान लो चार्ट होता है उस पर दर्शाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस दूरी को सेंटीमीटर से हम बताएंगे। जैसे हमने मान लिया कि जो हमारा मानचित्र का 1 सेंटीमीटर का स्थान है वो बराबर किसके है? 5 किलोमीटर। यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो हमें 10 किलोमीटर की दूरी दिखानी है, तो हम मानचित्र में उसको कितना दर्शाएंगे? 2 सेंटीमीटर। और नीचे कहीं इंडिकेट लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो ये मानचित्र के कुछ मानक होते हैं दूरी के, जिनको हम सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाते हैं। इसके अलावा जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर वो किसके समान मानेंगे? 500 किलोमीटर। क्योंकि जो मैंने बताया स्कूल से घर की दूरी, तो वो हमने एक छोटे से सिर्फ हमने क्या माना था? स्कूल से घर की दूरी को दर्शाना था। लेकिन क्या है, महाद्वीप या जो कई सारे हमारे देश हैं उनका बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, कई रेखाएं हर देश की सीमाओं की होती हैं। तो अगर हम उसमें 5 किलोमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो वो असंभव हो जाएगा दिखाना। तो हम जैसे जैसे हमारा क्षेत्रफल बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसका मानक कम कर लेते हैं। मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर हम कितना मान लेंगे? उसको 100 किलोमीटर, या 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। इस प्रकार से इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को किसी कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे इस स्थल पर 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं? बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। स्टार्ट। तो बच्चों, आज हमने जाना क्या, जो पृथ्वी की गतियां और कुछ जानकारी मानचित्र के बारे में भी दी। तो ये मानचित्र में होता है, जैसे ये है हमारे गांव का मानचित्र। तो गांव के मानचित्र को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि गांव में कुछ सीमित चीज़ें हमने मानी हैं। तो वो इस प्रकार से, जैसे ये इसमें दिखाया गया है, एक गांव का
मानचित्र। इसमें क्या है, इस तरफ दुकानें दिखा रखी हैं, ये रास्ता है, ठीक है। इसमें ये विकास का घर, ये शीला का घर, ये करीम का घर, इधर फलों के पेड़ हैं, ये विद्यालय है, यहाँ कुआं है, इधर ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ सामुदायिक केंद्र है, ये खाली जो एरिया है यहाँ पर पेड़ हैं, और ये खेल का मैदान है। तो हम इस प्रकार से जो जो एक गांव का मानचित्र है उसमें स्पष्ट तरीके से जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो बच्चों, जो मैंने बताया इसको घर पर आप याद करें, इसकी तैयारी करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।